नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। हमारे साथ आज डॉक्टर अवधेश सिंह हैं और ये IITian हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे, राइटिंग कर रहे हैं, लेक्चर देते हैं एथिक्स पे, मोरालिटी पे, और देश में कॉलेज में ग्रुप में बात करते हैं। अपने तरीके से एथिक्स के बारे में देशवासियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एथिक्स का क्या रोल रहा समाज के निर्माण में? डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो सोसाइटी में आपको माना जाता है कि देखो, लेक्चर देने लग गया है, एथिक्स क्या होता है, क्या ज़रूरत है इसकी। ये लोग वो एथिक्स की वो बात करते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है। आप कैसे आंसर करते हैं इसका? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये बहुत 3 टर्म्स है, उनके बारे में बात करेंगे। एक है एथिक्स, दूसरा है मॉरल और तीसरा है लीगल। ये तीनों चीज़ें हमें ये बताती हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है जी। एथिक्स जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। और एथिक्स के अंदर वो बिहेवियर के रूल्स हैं और वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है हमारी, कि कैसे डिसीजंस हम लेते हैं, इसको डील करता है जब हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में आते हैं। और सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर, इसका डिफरेंशिएशन हम एथिक्स में सीखते हैं। एथिक्स जो होता है आपका, उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो सोर्स है वो रिलीजन है। रिलीजन से हम एथिक्स सीखते हैं। उसके अलावा हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस होते हैं, वहाँ से हम एथिक्स सीखते हैं। उसके अलावा जो है हम फिलोसोफर्स जो हैं, बहुत सारे फिलोसफी है एथिक्स से रिलेटेड, मॉरल फिलोसफी उसको कहते हैं, वहाँ से हम सीखते हैं इसको। और ये हमें ये बताता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसका गोल बेसिकली ये है कि अगर हम वो करें जो सही है और अगर हम वो ना करें जो गलत है, तो हम जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। तो ये तो देखिए एथिक्स की बात हुई। और एथिक्स का सोर्स होता है एक्सटर्नल, जैसा मैंने आपको बताया, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन। मॉरलिटी जो होता है वो आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज पे डिपेंड करता है, वो इंटरनल होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें बाहर से सीखी, अच्छी बात है, लेकिन फिर आपका अपना विवेक है, आपका अपना कॉन्शियंस है, आपकी अपनी अंतरात्मा है, वो आपको कई बार गाइड करती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो हम उसको मॉरलिटी कहते हैं। तो मॉरलिटी एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लिव इन रिलेशन, सबके लिए बराबर होगा? हाँ, ये भी मैं हाँ, देखिए एथिक्स जो है वो मैंने आपको बताया, इसके सोर्स अलग अलग हैं। जैसे रिलीजन है, अब दुनिया में एक ही रिलीजन तो है नहीं, तो हर रिलीजन वाला अपने हिसाब से जो उसके रिलीजन में प्रेस्क्राइब्ड है उसको वो एथिक्स फॉलो करता है। लेकिन रिलीजन के अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ सही या गलत जब बताई जाती है तो उसका कारण नहीं बताया जाता। ये बताया जाता भाई भगवान ने ये कह दिया, आप इसको मानो। उसी तरीके से जब कल्चर से हम एथिक्स सीखते हैं तो उसके अंदर भी हमें कारण नहीं बताया जाता। ये बताया जाता है कि भाई हमारे बाप दादा परदादा ये करते थे, बाकी सब लोग ये कर रहे हैं, तो यही सही है। जब फिलोसोफर यही बात को बताता है तो वो उसको रीजन और लॉजिक के माध्यम से बताता है। ठीक है। तो अब जितने फिलोसोफर्स हैं सबकी अलग अलग फिलोसफीज हैं, जितने धर्म हैं उन्होंने अलग अलग बातों को, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, जैसे हर धर्म में आपको बताया जाएगा कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें वफादार रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी चीज़ें कॉमन भी हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं। एक धर्म में आपको शायद बताया जाए कि आप जो है वो बिल्कुल जानवरों को आप नहीं मार सकते, सबके अंदर आत्मा होती है। दूसरे धर्म के अंदर वो धर्म का पार्ट हो सकता है। एक धर्म में बताया जाए शराब मत पियो, दूसरे धर्म में वो चीज़ अलाउड हो सकती है। तो इस तरीके से धर्म अपने हिसाब से एथिक्स को बताता है, उसका कोई कारण नहीं बताता। एक धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो जघन्य अपराध माना जा सकता है, जिसकी सजा मौत हो सकती है, और दूसरे धर्म में हर व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है क्योंकि धर्म में लिखा है तो सही है। तो अलग अलग है इसमें। मॉरलिटी जो है हर व्यक्ति की अलग है। मेरे जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप ले लीजिए, बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है। अगर आप इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसको गलत माना जाएगा, इमोरल माना जाएगा। अगर आप अमेरिका के अंदर करते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा, वहाँ की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है।
इवन इंडिया के अंदर अगर गांव में रहते हैं तो बहुत ही बुरी चीज हो गई। अगर आप मान लीजिए मुंबई या मेट्रो जैसे शहर में रहते हैं तो भी काफी हद तक एक्सेप्टेबल है, बोलने वाले कम है, कब बोलने वाले कम है। तो मॉरलिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। अब सवाल उठता है कि किसी भी देश में हर व्यक्ति को हम ये फ्रीडम नहीं दे सकते कि भाई तुमको जो सही लगता है करो, तुमको जो फिलॉसफी मांगता है करो, तुमको जो सही लगता है उसको मॉरल वैल्यू फॉलो करो। तो लॉ बनाया जाता है। लॉ एक तरीके से कलेक्टिव मॉरलिटी होती है सोसाइटी की, कंट्री की, जो कि पार्लियामेंट बनाती है, जो भी रूलर होते हैं वो बनाती है। उसके अंदर हमें बताते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको उसका सजा मिलेगा जी, सही काम करेंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से आप गलत काम जब करते हैं तो आपको गलत काम करना आप छोड़ते हैं और सही काम पे जाते हैं, तो वो भी आपको एक सही रास्ता बताता है। अब आपको देखिए इससे एक और चीज साबित होती है, वो ये होती है कि जो मॉरलिटी का रास्ता है और जो इमोरलिटी का रास्ता है, उस या अनएथिकल जो रास्ता, अनएथिकल रास्ते में कुछ आपको एक इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो एक टेम्पटेशन होता है आपको। कोई भी इमोरल अगर आप चीज देखें, चाहे करप्शन ले लें, क्राइम ले लें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ले लें, वो एक ऐसी चीज है कि जो आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, इसीलिए वो बड़ी टेम्पटिंग होती है और इसीलिए लोग उस प्लेजर को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो लॉ क्या करता है, अगर आपने ये किया तो जितना प्लेजर आपने एंजॉय किया उसके कई गुना हम आपको पनिशमेंट देंगे। उस डर से लोग नहीं करते वो। जैसे करप्शन है, करप्शन करेंगे तो अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे, सारा पैसा भी सीज हो जाएगा। अगर आप इमोरल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो आपको जेल भेजा जाएगा। तो इस डर से वो गलत काम करने से रुकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो लॉ होता है वो इन्फोर्स करने के लिए पैसा लगता है, गवर्नमेंट को टैक्स पेयर के पैसे से डिपार्टमेंट खड़ा करना पड़ता है। और अगर वो डिपार्टमेंट के लोग करप्ट हैं तो क्या होता है कि वो उस लॉ को अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास पैसा है वो अपना गलत सलत काम करता रहेगा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। छोटा मोटा आदमी ने पकड़ लिया तो उसको जेल के अंदर हो जाए। तो लॉ के अंदर ये लिमिटेशन आ जाती है कि लॉ जो होता है वो बड़ा एक मैकेनिकल चीज होती है। एथिक्स जो होती है बड़ी सोशल चीज होती है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आज के समय में कोई आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, शादीशुदा आदमी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपको पता होगा कि पहले लॉ था जिसके अंदर उसको सजा हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया उस लॉ को। आज की तारीख में कानून के तौर पे आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो वो एक, हम उसको गैर कानूनी काम नहीं कह सकते। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर है। अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए इमोरल एक्टिविटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो उसको, उसके साथ बच्चे ही बायकॉट कर देंगे, उसकी शायद वाइफ बायकॉट कर देगी, उसके पेरेंट्स उसको बायकॉट कर देंगे, उसकी सोसाइटी उसको बायकॉट कर देगी। और ये इतना बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर कि वो इस काम को करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो इस वजह से ये एथिक्स और मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है। और अगर सब लोग इसको फॉलो करें तो वो सोसाइटी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है। अगर आप दुनिया की सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करें तो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे लोग ज़्यादा एथिकल हैं कंपेयर टू जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे एथिकल लाइफ लीड करने में हिंदुस्तान में क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि एथिकल लाइफ लीड करने में चुनौतियां केवल हिंदुस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में है ना। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान कोई एक्सेप्शन है। उसका कारण क्या होता है कि मैंने आपको जैसा बताया कि एथिकल जो बिहेवियर होता है वो एक पेड़ लगाने जैसा होता है। आपने एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, ऐसा नहीं है कि साहब आपको वो अगले दिन सुबह फल देने लगेगा। वो 4-5 साल बाद में उसमें फल आएगा। आपको उसको पानी देना होगा, खाद देना होगा, उसको नर्चर करना होगा। लेकिन एक बार अगर फल आना शुरू हो जाएगा तो वो आपको हर साल फल देता रहेगा जब तक वो रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जो इमोरल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपको तुरंत फायदा देती है। आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, कोई फास्ट फूड खाया, ड्रिंक किया, तुरंत आपको मजा आ गया, तुरंत आपको उसका ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए लोग इमोरल एक्टिविटी की तरफ भागते हैं और मॉरल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि मॉरल एक्टिविटीज में आपको फायदा बाद में मिलता है। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो अनएथिकल लोग हैं वो अक्सर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड में जाके देखें तो जो आदमी टैक्स की चोरी करता है, जो आदमी गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है,
कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करता है, एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट कमाता है, मिसलीड करता है अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, वो बहुत तेज़ी से राइज करता है। जो पॉलिटिकल नेक्सस बना के रखता है, पॉलिटिशियंस को पैसा खिलाता है ताकि उसके खिलाफ में कोई केस ना हो, तेज़ी से राइज करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं अक्सर वो शंट हो जाते हैं, उनको लेस इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मिलती है। जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं वो अक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे बैठ जाते हैं, और वो जो होते हैं खूब पैसा कमाते हैं, वो पैसा खिलाते हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने करप्शन किया है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, वो अक्सर टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो जब लोग उनको देखते हैं तो वो अक्सर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको रोल मॉडल समझने लगते हैं, और वो उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, और उनको लगता है कि मैं अगर इस रास्ते पे चलूंगा तो मुझे भी सफलता हासिल होगी। और इसी वजह से जो सोसाइटी है उसके अंदर जो इमोरलिटी है वो प्रमोट होती है। लेकिन लोग क्या होता है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर की कमी है, लॉजिकल रीजनिंग की कमी है। वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि एक आदमी जो सफल हुआ क्राइम के रास्ते पे, करप्शन के रास्ते पे चल के, वहां पे उसके साथ में 10, 20, 100, 1000 लोग ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर भी हैं। अगर आप जाएंगे तो जेल के अंदर जेल क्रिमिनल से और करप्ट लोगों से भरी हुई है। उनकी कहानियां वो सोचते नहीं है, क्योंकि लाइमलाइट में कौन रहते हैं? जो 1000 में से एक आदमी सक्सेसफुल हो गया, और उसको लोग इमिटेट करते हैं। तो अगर हम अपनी सुविधा से क्योंकि मीडिया में और जो पॉपुलर डिस्कशन होता है लोगों का, वो ऐसे ही लोगों के बारे में होता है जो गलत रास्ते पे चल करके सफलता को पाए। ऐसे लोगों के बारे में नहीं होता जो कि गलत रास्ते पे चल करके आज जेल के अंदर है। उसी तरीके से मीडिया में उन लोगों की चर्चा नहीं होती जो सच्चाई के रास्ते पे चल के कामयाबी पाए। जैसे अगर आप देखें डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, कितने ईमानदार थे, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे वो। या हम शास्त्री जी की बात कर लें, वो भी तो प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी तो सफलता पाई अपनी ईमानदारी के और सच्चे रास्ते पे चल के। लेकिन उनकी कहानियां लोगों को हम नहीं बताते। कुछ लोग सच्चाई के रास्ते पे जाके सफर भी करते हैं, उनको प्रॉब्लम भी सहनी पड़ती है, लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ऑनेस्टी पे चलते हैं, उनके सफल होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो रात में चैन की नींद सोते हैं, उनकी फैमिली में वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, उनके अंदर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं रहती है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनकी सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। आप कभी भी देखेंगे करप्ट से करप्ट व्यक्ति जो होता, वो रिस्पेक्ट केवल ईमानदार आदमी की करता है। कोई भी करप्ट आदमी की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, वो उसको यूज कर सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट की जहां तक बात आती है, रिस्पेक्ट तो हम सिर्फ अच्छे लोगों की करते हैं। तो भारत में जो बिजनेस हाउसेज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, कॉरपोरेट रूम्स की बात करते हैं, जहाँ न मॉरलिटी फॉलो होती है मेजॉरिटी में, इसमें हम सारे पैमाने आपने जितने इंडिकेटर्स दिए उस पर बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो फॉलो नहीं करते, कोई मॉरलिटी फॉलो नहीं कर रहा, कहीं एथिक्स फॉलो नहीं हो रहा, नौकरियों से लोग निकाले जाते हैं, मतलब आप ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स आपने बताए हैं वो नहीं फॉलो करते। कभी कभी लॉ ब्रेक करते हैं। लॉ में आप इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, किसी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, फ़र्ज़ करिए वो गलत भी है, आप चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट में, आपको पता है इसमें 5 साल लगेगा, इतने में तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मैं क्यों इन्होंने 3 महीने की सैलरी रख ली, इनके पीछे मैं क्यों पड़ा रहूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चैलेंजेस थ्रो करते हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी के जो अपने चैलेंज है, उसमें ये मॉरलिटी और एथिक्स ये सब कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने जैसा कि मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था और मैंने वहाँ पे 25 साल तक नौकरी की जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट था कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि जीएसटी है आपका, तो हम इंडिया के जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उन सभी को हम डील करते थे। चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस ऐसा नहीं है जो कि आपका टैक्स नहीं पे करता हो, जीएसटी का एसएससी ना हो, कस्टम्स का एसएससी ना हो। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सही नहीं है कि हमारे देश में जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो सब मॉरली करप्ट है, ये सही नहीं है। देखिए, टाटा ग्रुप जैसे है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और आज भी वो बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर हम बात करें, मतलब मैं किसी का वैसे तो नाम नहीं लेना, लेकिन इन्फोसिस को भी आप ले लीजिए या विप्रो को ले लीजिए, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैं जानता हूँ
कि जिसमें बहुत अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस हाउसेज हैं जो ड्यूबियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और वो भी सक्सीड करते हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे भी पहुंचते हैं। लेकिन ये भी अक्सर देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से या पॉलिटिकल लीडर्स के सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ते हैं, जब समय उनका विपरीत आता है, जब पॉलिटिकल रेजिम चेंज होता है, तो फिर वो ध्वस्त भी हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ऐसा है, ये सारी दुनिया में ऐसा होता है कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो डेमोक्रेसी के लिए हैं उनको अक्सर फंडिंग की ज़रूरत होती है और वो इंडस्ट्री से ही मेजर फंडिंग आती है, पब्लिक फंडिंग नहीं करती, तो वो अक्सर इन इंडस्ट्रियल हाउसेस को सपोर्ट करते हैं और जो उनको फंडिंग करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो और मैं समझता हूँ कि जितनी कंपनीज लंबे समय से सरवाइव कर रही हैं वो करीब करीब सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छे मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। जो कंपनी के जो कल्चर हैं उसमें एथिक्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको फॉलोअप करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ हैं सारी जनता उसको फॉलो करे, क्या करने की ज़रूरत है उसके लिए? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये इसके लिए मैं आपको एक बुक है, उसका नाम है जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। ये वर्ल्ड फेमस बुक है और इस बुक का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। किस लिए है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिजेक्शन, 100 से ज्यादा लोगों ने इसको रिजेक्ट किया और उसके बाद ये बुक वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बनी। मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बिकी। लोगों ने रिजेक्ट किया मतलब पब्लिशर्स ने। लेकिन जब ये पब्लिश होके आई, लोगों को समझने में टाइम लगा, लेकिन फिर ये बुक वन ऑफ द क्लासिक्स है। जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के अंदर जो उसका टॉपिक है वो भी आप देख सकते हैं, बड़ा अजीब सा है। मोटरसाइकिल मेंटेनेंस जेन के साथ कहाँ से आ गया? तो उसके अंदर जो ऑथर है उन्होंने ये बताया है कि जो सोसाइटी है या कंट्री है वो एक सिस्टम है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसके अंदर सैकड़ों पार्ट्स हैं, पहिया है, इंजन है, एक्सेलरेटर है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के लिए डिजाइंड है। आप ये नहीं कर सकते कि साहब मोटरसाइकिल में अगर आपने हवाई जहाज का इंजन लगा दिया तो हवाई जहाज की तरह तेज चलने लगेगा, या उसके पहिए में आपने ट्रैक्टर का पहिया लगा लिया तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लगाइए वो चलेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारा कंट्री है उसके वो एक सिस्टम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड। अब देखिए, सबसे पहले एज अ डेमोक्रेसी हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है जब हम वोट करते हैं तो हम ईमानदार एफिशिएंट लोगों को वोट करें। अगर हम करप्ट लोगों को वोट करेंगे, कम्युनल लोगों को वोट करेंगे, कास्टिस्ट लोगों को वोट करेंगे तो क्या होगा? वो लोग जब पावर में आएंगे तो ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे जो कि उन्हीं की तरह हों, जो करप्ट हों, जो टैक्स की चोरी करें, जो गलत काम करें, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेंगे। और फिर उनको बचाने के लिए फिर वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेंगे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ में एक्शन ना हो। तो देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ हम जनता के ऊपर है कि हम सबसे पहले सही पॉलिटिशियंस को अगर इलेक्ट करना जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन पूरा देश सुधर जाएगा। तो अभी तो नहीं सुधरेगा, इसमें देखिए समय लगेगा। और अभी तो फिलहाल मैं अगर कहूँ कि कोई शॉर्टकट सोल्यूशन मैं आपको बताऊं तो 75 साल में तो ये हुआ नहीं है अभी। तो 75 और मान के चलें? नहीं, देखिए, इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि अगर आप पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री को उठा के देखें तो बहुत जो रेजिम चेंज हुए हैं वो करप्शन के इशू पे हुए हैं। आप देखिए, राजीव गांधी की गवर्नमेंट के जाने का बहुत बड़ा कारण था वो फोर्स। उसी तरीके से पिछली जो मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार गई उसका बहुत बड़ा कारण था करप्शन केसेस जो कि कॉमनवेल्थ गेम में था और 2G स्कैम हुआ, ये सारी चीजें थी। और अभी भी जैसे अभी लेटेस्ट आप देखें, अगर आपकी गवर्नमेंट भी गई है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो इतने सारे करप्शन के मुद्दे आए वो एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके चीफ मिनिस्टर्स को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को जेल जाना पड़ा। तो मैं ये नहीं समझता कि जनता जो है वो करप्ट लोगों के साथ में है। जनता के साथ में ये भी एक चैलेंज है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर
अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि जनता उनको वोट नहीं करेगी। तो इसलिए इतनी होपलेस सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर आप वाकई में ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस करें तो अभी भी जो करप्ट लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, उनको लोग इज्जत की नज़रों से नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को ही इज्जत करते हैं जो ईमानदार हों। एथिक्स ज़्यादातर पढ़ी लिखी सोसाइटी फॉलो करती है, और क्या ही कह सकते हैं कि और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे फ़र्ज़ करिए कि मैं रूरल एरियाज़ का एग्जांपल देता हूँ, तो एथिक्स का एजुकेशन से कुछ लेना देना है क्या? देखिए ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एथिक्स देखिए पढ़ करके उस पेपर में टॉप कर जाना एक चीज़ है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एथिक्स की सारी थ्योरीज को पढ़ डालिए, केस स्टडीज़ को मास्टर कर लीजिए। उसके लिए बड़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े सारे बुक्स हैं। लेकिन एथिक्स प्रैक्टिस करने की चीज़ है। और एक अनपढ़ आदमी भी बहुत एथिकल और मॉरल हो सकता है, और एक नोबेल लॉरेट भी बहुत इमोरल हो सकता है। मतलब पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है? पढ़ाई से इसका लेना देना नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ। मैं देखिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि एथिक्स जो है वो हमें ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और वो इसलिए नहीं सही या गलत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे पिताजी कहते हैं, हमारे देश में ये कहा जाता है, बल्कि रीजन और लॉजिक पे बेस्ड रहता है। ठीक है। अगर हम इसको स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाएं और लोगों को वाकई में पता चले कि सही सही क्यों है, गलत गलत क्यों है, तो लोगों को जब सच पता रहेगा तो वो आगे चल के सही बिहेवियर को करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में एथिक्स पढ़ाया ही नहीं जाता। इवन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको भी एथिक्स की कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। उनको एथिक्स का मतलब नहीं पता रहता। ये तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी जिसमें रिकमेंड किया गया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एथिकल होना ज़्यादा जरूरी है कंपेयर टू कि अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। और फिर 2013 में एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विसेज के अंदर, जिसकी वेटेज किसी भी जनरल स्टडीज पेपर के बराबर है। तो जिसको हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कम से कम आप एथिक्स के बारे में जानेंगे तो जब आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप एक मोर एथिकल होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कहना कि एथिक्स की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये सही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि सोक्रेटिस जो है उनका ये मानना था कि नॉलेज इज द एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन। अगर हमें सही और गलत का पता हो तो हम ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सही रास्ते पे चलेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पता हो आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबेस हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मालूम है कि ये खाना आपको नुकसान करता है, डायबिटीज़ है, आपको मालूम है कि भाई मीठा खाना नुकसान करता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि उसके बावजूद मीठे को खाएं, लेकिन अगर आप जनरल देखेंगे तो अगर आपको मालूम है कि भाई ये नुकसान कर रही है तो आप मीठा नहीं खाएंगे, कम खाएंगे। उसी तरीके से अगर हम एथिक्स की एजुकेशन को कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में दें तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा एथिकल होंगे। अगर हम नहीं देंगे तो फिर लोगों को पता ही नहीं कि सही गलत क्या है, तो फिर तो वो उन्हीं को फॉलो करेंगे जो सोसाइटी में है, वही करेंगे जो मीडिया में है। और मीडिया में अक्सर मैंने जैसा बताया कि जो बुरा होता है उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है, अच्छे लोगों को कम प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस चक्कर में फिर ज़्यादातर लोग जब हम कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज, तो क्या मतलब होता है इसका? देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि एथिक्स जो है वो उसके सोर्सेज होते हैं रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन। उसके बाद में हमारा फिलॉसफी हो गया। तो ये बहुत सारे हैं। पहले ज़माने में मान लीजिए आप किसी कंट्री में, गांव में रहते थे, उसमें एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं, एक ही जाति के लोग रह रहे हैं, तो सब लोग धर्म से सीख रहे हैं, एक ही धर्म है, उसी से सबके आपके राइट या रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। आज के समय में हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। आज अगर किसी ऑफिस में आप जाइए तो वहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा आपको, हर जाति का व्यक्ति मिलेगा। और अगर कुछ अच्छे ऑफिसेज में जाइए, मल्टीनेशनल ऑफिसेज में जाइए, तो शायद आपको हर कंट्री के लोग भी मिल सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि ये ज़रूरत है कि हम ऐसी वैल्यूज़ को डिसाइड करें जो सारी दुनिया में कॉमन हो, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज़ कहते हैं, कह सकते हैं। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वासुदेव कुटुंबकम,
वही कॉन्सेप्ट होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मो का मतलब होता है वर्ड, पॉलिटन का मतलब होता है पीपल। द पीपल आर वर्ड पीपल। इट इज नॉट दैट आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, आई बिलोंग टू दिस कंट्री, आई बिलोंग टू दिस सोसाइटी, आई बिलोंग टू दिस ट्रेडिशन। सो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो कि सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं? तो जैसे कि मान लीजिए इक्वालिटी, पहले देखिए जेंडर इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, औरतों को कुछ करना है, आदमी को कुछ करना है। कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी रहती थी, रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी रहती थी, रेस के बेसिस पे इनइक्वालिटी रहती थी। आज वो चीज़ें हम नहीं मानते किसी भी कॉस्मोपॉलिटन में। जो आदमी अच्छा है उसको अच्छा मानते हैं, जो बुरा है बुरा मानते हैं। उसके अलावा बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि फ्रीडम है। पहले जो आपके पेरेंट्स कहें, जो आपके धर्म ग्रंथ कहें, उसको फॉलो करें। जो कॉस्मोपॉलिटन वैल्यू है कि भाई हर आदमी को डिसाइड करने का अधिकार है कि मेरी ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है, और मैं उसके हिसाब से, आप किससे शादी करना चाहते हैं, कौन से मजहब को फॉलो करना चाहते हैं, कौन सी फिलोसफी को फॉलो करना, तो ये कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज में आती है। फिर टॉलरेंस, कि ठीक है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा आदमी दूसरे वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, तो हम उसकी भी बात सुने, हम उसको ये ना कहें कि वो गलत है, हम उसको भी एक्सेप्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज की हैं, जो कि सारी दुनिया में आपको कॉमन मिलेंगे। आप दिल्ली में रहें, बॉम्बे में रहें, न्यूजीलैंड में जाएं, या फिर आप न्यूयॉर्क जाएं, लंदन जाएं, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सारे कंट्रीज जो हैं वो एक ही वैल्यूज को फॉलो करते हैं, जिसको हम कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज कह सकते हैं। एथिक्स का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, उससे कुछ लेना देना है क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर आप कभी भी उन कंट्रीज की लिस्ट निकालें जो कि मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज की लिस्ट निकालें जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो हर साल पब्लिश करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसके हिसाब से जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज हैं वो बॉटम में रहते हैं, और जो मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज हैं, लीस्ट करप्ट कंट्रीज हैं, टॉप पे रहते हैं। अगर कभी भी आप उसको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कंट्रीज टॉप पे है, लीस्ट करप्ट कंट्रीज हैं, वो दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में हैं। चाहे वो सिंगापुर हो, जापान हो, न्यूजीलैंड हो, डेनमार्क हो, ये जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं आपको हमेशा टॉप पे मिलेंगे, मोस्ट डेवलप कंट्रीज, जिनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 60 गुना तक ज्यादा है। और वहीं पे अगर आप बॉटम में जाएंगे तो आप देखेंगे मोस्ट करप्ट कंट्रीज में। तो इससे बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो कंट्रीज ईमानदार हैं वही कंट्रीज डेवलप्ड हैं। एक भी ऐसा दुनिया में कंट्री नहीं है जिसके अंदर करप्शन है और वो डेवलप कंट्री बने। तो अगर हम इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, या कोई भी कंट्री डेवलप होना चाहता है, तो उसको एथिक्स को प्रमोट करना ही होगा। और जो कंट्रीज एथिकल हैं वही डेवलप कर सकते हैं, जो अनएथिकल, इमोरल या करप्ट कंट्रीज को डेवलप नहीं कर सकते। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आप खुद चेक कर सकते हैं। हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, मतलब इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एथिक्स का फॉलो करना, नहीं करना, मॉरल होना, इमोरल होना, इसका भी बड़ा रोल रहा है। हाँ, क्यों नहीं रहा। देखिए, अगर आप देखिए तो जो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हो रही थी। जो लिबरलाइजेशन फॉलो हुआ, अगर आप उसके बाद में देखें तो हमारी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग थी कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि उसमें हमने डिसेंट्रलाइज किया, उसमें हमने लोगों को अकाउंटेबल बनाया, चाहे आरटीआई हो, चाहे वो कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना हो, चाहे हमने बिजनेस को एम्पावर करना हो, चाहे हमने जो लाइसेंस कोटा राज खत्म किया, और उसकी वजह से हमारी तेजी से ग्रोथ हुई और हमारी रैंकिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4-5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी रैंकिंग लगातार डाउन हो रही है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए गए, और उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस लाए गए कि जो सीबीआई है या जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन को शुरू ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ में जब तक गवर्नमेंट उनको परमिट ना करे। पहले आपको ताजुब होगा, बल्कि ये हकीकत थी कि स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर सीबीआई जो है वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स या इवन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते थे बिना किसी से परमिशन लिए। तो जब आपने उनके एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन आपने कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो सकता।
दूसरी बात यह है कि भाई जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है आज वो बहुत ही चैलेंजेबल है। और मेरे ख्याल से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी वहाँ की पुलिस है या एंटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ही के हिसाब से काम करती है। और गवर्नमेंट ये जो इतनी एंटी करप्शन एजेंसीज उनका काम क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो करप्शन वो इन्वेस्टिगेट करती हैं। और अगर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगी तो फिर करप्शन के केसेस कैसे बनेंगे? कोई ऐसी कम्युनिटी हिंदुस्तान में जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अनएथिकल काम करती है? नहीं, मैं ऐसी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ऐसी किसी कम्युनिटी के बारे में बात करना, क्योंकि हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इस कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं, इस कम्युनिटी में बुरे। हर कम्युनिटी से मेरा मतलब वो कम्युनिटी से मेरा मतलब हुआ जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनिटी से मेरा मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कम्युनिटी से मेरा मतलब हुआ बिजनेसमैन, कम्युनिटी से मेरा मतलब हुआ ये सब जो ज़्यादा सोसाइटी को प्लूरल बनाने में काम आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम कम्युनिटी से मतलब मेरा किसी कास्ट और ऐसे कोई पर्टिकुलर क्लास से नहीं है। देखिए, हालांकि ये बहुत ही एक दुखद बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है या मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स में ईमानदार व्यक्ति का सरवाइव करना करीब करीब असंभव है। हिंदुस्तान में या बाहर भी? हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, बाहर पे उतना नहीं है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो जो डेटा हैं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे और बहुत सारी एजेंसीज के डेटा हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के अभी और इसके पहले भी, उसमें 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा हुआ इलेक्शन में। और इसके अंदर जो है मैक्सिमम 10% पैसा वाइट में था, जो कि चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड हो चाहे डोनेशन से आया हो। 90% पैसा जो है वो ब्लैक मनी था। ब्लैक मनी का मतलब ये है कि वो इलीगल सोर्सेज से आया। अगर इंडस्ट्रीज ने भी दिया उस पैसे को तो नेचुरली उन्होंने उसको फर्जी निकाला होगा, डमी कंपनीज बनाई होंगी, वहां से पैसा आया होगा। अब वो गवर्नमेंट कोई भी बनेगी, उनको उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, और ना केवल उस पैसे को प्रोटेक्ट करना है, उसको इंश्योर करना है कि जितना पैसा उसने दिया है उससे कहीं ज़्यादा का उसको प्रॉफिट मिले। ठीक है। और इस वजह से क्या है कि उसको ऐसे ब्यूरोक्रेट चाहिए जो कि उसके खिलाफ में एक्शन ना करें, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट को फ्री हैंड रहेगा तो उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है ये पॉल्यूट हो गया है। अगर आप देखें तो बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं, खास तौर से जैसे अमेरिका हो गया या जर्मनी हो गया, वहां पे अभी भी आपको ईमानदार पार्टीज और ईमानदार लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ जाएंगे। हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसा हमें सीन दिखता नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखेंगे, जब वो हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चा करेगी, अनअकाउंटेड मनी, तो जब वो पावर में आएगी तो कैसे ईमानदारी की बात कर सकती है वो? बिना एथिक्स के कोई प्लूरल सोसाइटी आप बना सकते हैं? बिना एथिक्स के कोई मल्टीकल्चरल सोसाइटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नहीं, देखिए, एथिक्स के बिना तो चलता ही है, देश चल रहा है। देखिए, एथिक्स को ये कहना, ये भी देखिए हमें समझना पड़ेगा कि एथिक्स को आप 0-100 मत मानिए, इसको आप बाइनोमियल चीज मत मानिए कि या तो एथिकल है या अनएथिकल है। हम 0 और 100 के बीच में कहीं पे लाई करते हैं। मतलब एथिक्स की भी कैटेगरी है? नहीं, मतलब कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 0% एथिकल हो सकता है कि उसने कोई एथिकल काम किया ही ना हो, सिर्फ अनएथिकल पैसा दिया, अपने काम कर दिया उसने। और दूसरी तरफ ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसने 99% टाइम जो है वो सही काम किया हो, 1% टाइम उसने गलत काम किया हो। तो दोनों को एक ही पलड़े पे तौलना सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें जो कंट्रीज सबसे ईमानदार हैं वर्ल्ड में, 10 में से 10 पॉइंट उनको भी नहीं मिलते। 10 में से 9 पॉइंट मिले हैं, सबसे हाईएस्ट जो है इंडिया के करीब 4-4.5 पॉइंट है। तो इसका मतलब उन कंट्री में भी ऐसा नहीं कि 100% ऑनेस्टी है। तो 100% ऑनेस्टी तो केवल किताबों में हो सकती है, लेकिन 45% पे हम 90 रैंक पे हैं और वो 90% पे वो फर्स्ट रैंक पे हैं। तो हमारी कोशिश तो होनी चाहिए ना कि 45 से 50 पहुंचे, 50 से 60 पहुंचे। तो हमें धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत है। तो ये नहीं मैं कहूंगा कि कोई दुनिया में ऐसी आइडियल सोसाइटी बनी ही नहीं, क्योंकि एक फेमस कोट है, आपने सुना होगा, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये आपका लॉर्ड एक्टन का कोट है। तो जहां जिसके पास पावर आती है वो थोड़ा बहुत करप्शन तो करेगा ही, लेकिन अगर चेक्स एंड बैलेंसेस हों
उसको डर हो कि अगर हम गलत काम करेंगे तो सजा मिलेगी, तो करप्शन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी और जितने करप्शन कम होगा उतना कंट्री का डेवलपमेंट होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या शिक्षा के माध्यम से हम मोरालिटी और एथिक्स मतलब जिससे कि ये आपके नेचर में इनग्रेन्ड हो जाए, ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि एथिक्स जो है वो हमें बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, और ख़ास तौर से जब वो हाई स्कूल में पहुँचते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर स्कूल्स के अंदर उनको एथिक्स के बारे में जानकारी देना जरूरी है जी। कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज़ के बारे में बताना जरूरी है, उनको दूसरों की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, दूसरे डिफरेंट ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, टॉलरेंस डेवलप करना जरूरी है। और ये सारी चीज़ें हम केस स्टडीज़ के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर बच्चे ये नॉलेज एक्वायर करेंगे अपने कॉलेज और स्कूल्स में, तो डेफिनेटली जब वो दुनिया में आएंगे तो वो ज़्यादा ईमानदार होंगे। हालांकि प्रेशर तब भी रहेगा उनके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे करके जो है सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन होगा और लोग एथिकल होंगे, ज़्यादा एथिकल होंगे। और इस तरीके से जब हमारी सोसाइटी में ज़्यादा एथिकल लोग होंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट सोसाइटी का होता है तो उसका बेनिफिशियरी भी सब लोग होते हैं। फिर लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ऑनेस्ट होने के फायदे हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कोई कंट्री डेवलप करने लगता है, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम डबल हो गई तो सभी का इनकम डबल हो गई ना, 10 गुना हो गई तो सभी के अंदर प्रॉस्पेरिटी हो गई, गरीबी खत्म हो गई। तो जब सबको फायदा इससे नजर आने लगेगा तो धीरे धीरे करके लोग एथिकल चीज़ों पे मोटिवेट होंगे, और जब स्वयं लोग एथिकल रहेंगे तो वो ऐसे ही लोगों को इलेक्शंस में जिताएंगे, और जब ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को प्रमोट करेंगे और ईमानदार बिजनेसमैन को प्रमोट करेंगे, और इस तरीके से ओवरऑल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चलिए, काश ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।